नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सैनवल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है उत्तराखंड का आद्य ऐतिहासिक काल। तो इससे पहले जो हमारी पिछली वीडियो थी तो उसमें हमने उत्तराखंड के जो प्राग ऐतिहासिक काल है तो उसके बारे में जाना था। तो आज इस वीडियो में हम उत्तराखंड का जो आद्य ऐतिहासिक काल है और उसके दो भाग हैं, जिसमें हम पहले भाग में हम पुरातत्व के बारे में जानेंगे और दूसरा भाग है जिसमें हम साहित्यिक ग्रंथों के बारे में जानेंगे। तो इस भाग में हम पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में बात करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले उत्तराखंड का जो आद्य ऐतिहासिक काल है तो इसके जो पुरातत्विक साक्ष्य हैं तो इसमें कमी के कारण इस काल के जो प्रमुख स्रोत हैं तो वह पौराणिक ग्रंथ हैं। यानी इस काल से संबंधित जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं तो काफ़ी कम हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं, जिस कारण यहाँ के जो मुख्य इस काल से संबंधित जो मुख्य स्रोत है तो वह हमारे पौराणिक ग्रंथ है। तो पौराणिक ग्रंथों की कारण इस काल को पौराणिक काल की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि पौराणिक ग्रंथों से ही इस कालखंड के बारे में अधिक जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो इस कारण इसको पौराणिक काल भी कहा जाता है। और इस काल का जो विस्तार है तो तीसरी चौथी सदी ईस्वी पूर्व से ऐतिहासिक काल तक इस काल का विस्तार माना जाता है। यानी तीसरी चौथी सदी ईस्वी पूर्व से पहले और ऐतिहासिक काल का जो टाइम पीरियड है तो यहाँ तक आद्य ऐतिहासिक काल का समय माना जाता है। तो इस कालखंड में ज्ञान, लौह, ताम्र धातु, कृषि, पशुपालन तथा ग्रामीण और नगरीय सभ्यता का ज्ञान जो इस काल का मानव रहता है तो उसे इन चीज़ों का ज्ञान रहता है, जिसमें ज्ञान, लौह, ताम्र धातु, कृषि, पशुपालन और ग्रामीण नगरीय सभ्यता का उसे ज्ञान रहता है। काल के स्रोतों की बात करें तो पौराणिक ग्रंथ और पुरातात्विक साक्ष्य इस काल से हमें प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले हम आद्य ऐतिहासिक काल के पुरातात्विक प्रमाणों की बात करें या पुरातात्विक साक्ष्यों की बात करें तो इसमें हमें ये निम्न विभिन्न प्रकार के पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं। तो जिसमें सबसे पहला है महापाषाण या उखल सदृश गड्ढे, यानी जो कपमार्क्स हमें प्राप्त होते हैं तो इतिहासकार उन्हें आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं, वह प्राग ऐतिहासिक काल के भाग नहीं माने जाते हैं। इसके बाद दूसरा जो पुरातात्विक साक्ष्य है तो वह है ताम्र निखात संस्कृति, यानी जो कॉपर होड कल्चर यहाँ से प्राप्त होता है, ताम्र निखात संस्कृति जो हमें आद्य ऐतिहासिक काल की प्राप्त होती है तो यह भी इसका दूसरा पुरातत्व प्रमाण है। इसके बाद तीसरा पुरातात्विक साक्ष्य है महापाषाण शबादान। तो महापाषाण शबादान भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा चित्रित दूषण मृदभांड और नगरीकरण, तो कुछ नगरों की भी जानकारी हमें आद्य ऐतिहासिक काल से प्राप्त होती है। तो ये विभिन्न प्रकार के पुरातात्विक साक्ष्य इस कालखंड के हमें प्राप्त होते हैं। तो आद्य ऐतिहासिक काल को हम इसका जो टाइम पीरियड है, कालखंड है, तो 3000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के समय को हम आद्य ऐतिहासिक काल के रूप में जानते हैं। और इसको अगर हम इसका विभाजन करें 3000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तो यह जो प्रारंभिक काल है तो 3500 से 1100 ईस्वी के बीच ताम्र पाषाण काल माना जाता है। तो 3500 से 1100 ईस्वी के बीच ताम्र पाषाण काल, और इसके भी हमें 3 चरण देखने को मिलते हैं। प्रथम चरण है 3500 से 2500, दूसरा चरण हमें 2500 से 1700 और तीसरा चरण है 1700 ईस्वी पूर्व से 1100 ईसा पूर्व। तो जो दूसरा और तीसरा चरण है तो इसको संयुक्त रूप से कांस्य युग में रखा जाता है। तो द्वितीय चरण और तृतीय चरण को हम कांस्य युग में रखते हैं। इसके अलावा आद्य ऐतिहासिक काल का जो दूसरा चरण है तो 1100 से 600 ईस्वी पूर्व, इसका दूसरा चरण का जो समय है तो 1100 से 600 ईस्वी पूर्व है। तो इसमें जो पहला पुरातात्विक साक्ष्य है तो वह प्राप्त होता है महापाषाण या उखल सदृश गड्ढे, यानी जो कपमार्क्स यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों से। तो सबसे पहले कपमार्क्स को समझते हैं। कपमार्क्स क्या होते हैं? तो विशाल चट्टानों पर बने जो उथले प्रकार के गड्ढे होते हैं, तो पुरातत्व विज्ञान की भाषा में उनको कपमार्क्स कहा जाता है। यानी एक प्रकार से ये उथले गड्ढे होते हैं जिनको पुरातत्व की भाषा में कपमार्क्स कहा जाता है। और उत्तराखंड में जो हमें इस प्रकार के उथले गड्ढे प्राप्त होते हैं जिनको कपमार्क्स के नाम से जाना जाता है, तो इनके काल के निर्धारण का कोई भी प्रमाण हमें प्राप्त नहीं होता। इनका काल निर्धारण करना बहुत मुश्किल है। परंतु जो विद्वान है वह महापाषाण संस्कृत से जोड़कर इनको देखते हैं, जो 1000 ईस्वी पूर्व से 1 सदी ईस्वी पूर्व के आसपास मानी जाती है। लेकिन जो हमारे इतिहासकार हैं, विद्वान हैं, तो इनको महापाषाण संस्कृत से संबंधित मानते हैं।
उत्तराखंड में पुरातत्व के अगर प्रथम खोज की हम बात करें तो यहाँ पर उत्तराखंड में पुरातत्व की प्रथम खोज सर्वप्रथम जो खोज की थी तो वह हेनवुड के द्वारा की गई 1856 ईस्वी में। तो 1856 में उत्तराखंड की सर्वप्रथम खोज होती है। लेकिन अगर हम शैल चित्रों की बात करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि शैल चित्रों की प्रथम खोज MP जोशी द्वारा 1968 में लाखो उडियार की गई थी। तो अगर पुरातत्व की बात करें तो हेनवुड के द्वारा 1856 में। राज्य में कपमार्क से संबंधित जो खोजें हुई हैं जिसमें सबसे पहले 1856 में हेनवुड के द्वारा देवीधुरा से 1856 में खोज की गई हेनवुड के द्वारा। उसके बाद दूसरी जो खोज हुई तो चंद्रेश्वर मंदिर द्वारहाट में अल्मोड़ा में स्थित है। तो रिवेट कार्नाक के द्वारा 1877 ईस्वी में 12 पंक्तियों में इसे 200 कपमार्क्सों की खोज की है। तो दूसरी जो खोज हुई है तो 1877 ईस्वी में और रिवेट कार्नाक के द्वारा की गई है। रिवेट कार्नाक ने द्वारहाट के जो शैल चित्रांकन है उनको यूरोप के चित्रांकन के समान माना है। यानी जो रिवेट कार्नाक है तो इनके द्वारा द्वारहाट से जो शैल चित्रांकन प्राप्त हुआ तो उन्होंने उसकी तुलना यूरोप के चित्रांकन से की है। इसके अलावा नौलाग्राम जो पश्चिमी रामगंगा घाटी में स्थित है तो यहाँ से यशोधर मठपाल द्वारा 73 कपमार्क्सों की खोज की गई है। तो नौलाग्राम से जो पश्चिमी रामगंगा घाटी का भाग है तो यहाँ पर यशोधर मठपाल द्वारा कपमार्क्सों की खोज की गई है। इसके अलावा अगर हम अल्मोड़ा की बात करें तो यहाँ पर नौगांव, मुनियों की ढाई, जोयोग्राम, शानड़ा और बसेड़ी जो ये गांव है तो यहाँ से अन्य स्थानों से यहाँ से कपमार्क्सों की खोज की गई है। और कुमाऊं की बात करें तो कुमाऊं में MP जोशी द्वारा कुछ कुमाऊं के अन्य स्थल हैं जिसमें जसकोट, खैकन और देवीधुरा से MP जोशी द्वारा यानी जो जिन्होंने शैल चित्रों की खोज की तो उनके द्वारा MP जोशी, महेश्वर प्रसाद जोशी द्वारा जसकोट, खैकन और देवीधुरा से कुछ कपमार्क्सों की खोज की गई है। इसके बाद अगर हम गढ़वाल की बात करें तो गढ़वाल के क्षेत्र में यशवंत कठौच के द्वारा गोपेश्वर और पश्चिमी नयार घाटी के ग्वाड़ नामक स्थान पर, तो पश्चिमी नयार घाटी है तो इसके ग्वाड़ नामक स्थान पर उन्होंने कुछ कपमार्क्सों की खोज की है। तो निष्कर्ष की बात करें तो उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों से जो प्राप्त कपमार्क्स हैं तथा विद्वानों द्वारा इन कपमार्क्सों को दक्षिण भारत के नवासम युगीन समान होने की बात करते हैं। यानी जो इतिहासकार हैं तो इन जो ये हमारे उत्तराखंड के क्षेत्र से विभिन्न स्थानों से हमें कपमार्क्स प्राप्त होते हैं और दक्षिणी भारत के जो नवासम युगीन कपमार्क्स हैं तो इनके एक ही काल में होने की बात करते हैं, यानी कि समान होने की बात करते हैं। लेकिन देखा जाए तो जो ज़्यादातर अधिकतर विद्वान हैं तो इनके काल में कोई भी ना तो हमें साहित्यिक प्रमाण मिलते हैं ना ही कोई पुरातत्व प्रमाण मिलते हैं या इनका जो ये कपमार्क्स हैं क्यों बनाए गए हैं और किसके द्वारा बनाए गए हैं। इसके बाद हमें जो अगला साक्ष्य मिलता है इस आद्यऐतिहासिक काल का तो वह है ताम्र निखात संस्कृति यानी कॉपरवुड कल्चर। तो इसमें हमें जो ताम्र निखात संस्कृति है तो इसके हमें ऊपरी गंगा घाटी में या प्राचीनतम संस्कृति है और ताम्र निखात संस्कृति आद्यऐतिहासिक काल के प्रारंभिक चरण में हमें देखने को मिलती है। तो आद्यऐतिहासिक काल का जो प्रारंभिक चरण है तो वहाँ पर हमें ताम्र निखात संस्कृति देखने को मिलती है और इसके हमें यहाँ उत्तराखंड में 3 प्रमुख महत्वपूर्ण स्थल प्राप्त होते हैं, जिसमें पहला है हमारा बादराबाद और बादराबाद गंगा के तट पर स्थित है यानी गंगा के पास स्थित है तो यह बादराबाद हरिद्वार में है। दूसरा स्थल है हमारा अल्मोड़ा और तीसरा स्थल है हमारा बनकोट पिथौरागढ़। तो 3 स्थलों से हमें ताम्र निखात संस्कृति से संबंधित जो चीज़ें हैं वह प्राप्त होती हैं। राज्य से बाहर यानी राज्य के बाहर जो राज्य के पास स्थित हैं उन स्थलों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के नसीरपुर, अम्बखेड़ी और राजपुर परशु यानी बिजनौर के क्षेत्र से हमें ताम्र निखात संस्कृति की जानकारी प्राप्त होती है। तो सबसे पहला जो हम उत्तराखंड की बात करेंगे तो उत्तराखंड का पहला स्थल हमारा बादराबाद हरिद्वार में स्थित है। तो यहाँ से 1951 में बादराबाद में जब नहर की खुदाई चल रही थी तो इसमें आद्यऐतिहासिक काल से संबंधित ताम्र उपकरण भलाग्र, वासियों, कड़ा, गैरिक, मृदभांड के समान लोहित मृदभांड यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर हमें भलाग्र, वासियों, कड़ा तथा गैरिक मृदभांड के समान लोहित मृदभांड हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं।
तो डॉक्टर सांकलिया द्वारा बादराबाद पोट्री को नर्मदा व गोदावरी पोट्री के समान बताया गया है। तो डॉक्टर सांकलिया हैं तो उनके द्वारा बादराबाद पोट्री की तुलना नर्मदा व गोदावरी पोट्री के समान की गई है। 1953 में बादराबाद में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा उत्खनन करवाया जाता है और इस उत्खनन में पाषाण उपकरण, लोहित मृदभांड यहाँ से प्राप्त होते हैं और इसकी तुलना हस्तिनापुर के गैरिक भांडों से की जाती है। तो यहाँ से जो पाषाण उपकरण और लोहित मृदभांड प्राप्त होते हैं तो इनकी तुलना जो हस्तिनापुर के गैरिक भांड थे तो उनसे इनकी तुलना की जाती है। और राज्य से बाहर जो नसीरपुर उत्तर प्रदेश है तो यहाँ से प्राप्त जो उपकरण हैं कुठार, हारपून, सलाका, भलाग्र यहाँ से प्राप्त होते हैं और इनको गुरुकुल कांगड़ी संग्रहालय यानी हरिद्वार में रखा गया है। तो नसीरपुर के क्षेत्र से जो ये उपकरण प्राप्त होते हैं तो उनको गुरुकुल कांगड़ी संग्रहालय में रखा गया है। हमारा दूसरा स्थल है अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा में 1986 में अल्मोड़ा से एक ताम्र मानव आकृति हमें प्राप्त होती है। तो 1986 में जो यानी ताम्र निखात हमारे संस्कृति है तो यहाँ 1986 में हमें अल्मोड़ा से एक ताम्र मानव आकृति प्राप्त होती है। इसके बाद हमारा तीसरा और महत्वपूर्ण स्थल है वनकोट। तो वनकोट के क्षेत्र में हमें 1989 में अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ से हमें 8 ताम्र मानवाकृति प्राप्त होती है। तो वनकोट से 1989 में 8 ताम्र मानवाकृति हमें प्राप्त होती हैं, परंतु विद्वानों द्वारा मानवाकृति के स्थान पर अन्य उपकरण बताए गए हैं। तो यानी कुछ मानते हैं क्या मानवाकृति हैं, कुछ मानते हैं कि औले चुदे मानते हैं यज्ञ कुठार है, MP जोशी मानते हैं कि यह परशु पुरुष है और DP शर्मा मानते हैं कि यह स्कंदित कुठार है यानी कुल्हाड़ी के रूप में। और 1997 ईस्वी के शोध पत्र में उन्होंने इसका वर्णन किया है। तो निष्कर्ष रूप में कि गंगा घाटी के उक्त संपूर्ण क्षेत्र में ताम्र प्राप्त स्थल नहीं थे, परंतु जब हम यहाँ से ताम्र चीज़ों की प्राप्ति होती है, ताम्र उपकरणों की प्राप्ति होती है, तो इतिहासकार मानते हैं कि जो अल्मोड़ा, वनकोट और बादराबाद से हमें ताम्र उपकरण मिलते हैं तो संभवतः जो कुमाऊं के धनपुर, डोबरी, पोखरी, डांडा, तमखानी व अस्कोट के क्षेत्र हैं तो यहाँ से ताम्र खानों से राज्य की जो ताम्र आपूर्ति है तो इन खानों से की जाती है। यानी जो उत्तराखंड में है तो यहाँ पर इसके जो स्थानीय स्थल हैं तो यहीं से ताम्र की आपूर्ति की जाती है। अतः यहाँ की राज्य जो खदानें हैं तो यहाँ से उत्तम कोटि का तांबा हमें प्राप्त होता है। और इसकी पुष्टि राज्य की जो आगरी जाति है तो वह प्राचीन काल से ही धातु खनन में लगी हुई है, तो यह जाति भी इसकी पुष्टि करती है। इसके बाद हमारा तीसरा जो पुरातत्व से संबंधित तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है तो वह है महापाषाणीय समाधान। तो उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों से हमें कुछ महापाषाणीय काल से संबंधित समाधान प्राप्त होते हैं, जिसमें देवीधुरा चंपावत, दूसरा स्थल है मलारी, नौला जलन गांव अल्मोड़ा के क्षेत्र से, सानड़ा बसेड़ी अल्मोड़ा, गणाई, लंगूड़ा, गागरी गोल, बगवाली पोखर यह भी अल्मोड़ा में स्थित है, और दीना पानी में एकासम शिला। तो यानी देवीधुरा चंपावत यानी कुमाऊं के मुख्यतः कुमाऊं के क्षेत्र में, और जो हमारी पश्चिमी रामगंगा नदी है तो इसके जो आसपास वाला क्षेत्र है तो यहाँ से हमें महापाषाणीय समाधानों की प्राप्त होती है। और गढ़वाल की बात करें तो यहाँ पर मलारी क्या है, चमोली जिले में जो मलारी स्थल है तो यह विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो पहला हमारा स्थल है देवीधुरा, तो यह चंपावत में स्थित है देवीधुरा। तो देवीधुरा से हमें महापाषाण कालीन जो मानव है तो उससे संबंधित समाधियों की इसकी खोज 1856 में WJ हेनवुड के द्वारा सर्वप्रथम की जाती है, और यह हमारे उत्तराखंड में पुरातत्व से संबंधित सर्वप्रथम खोज भी है। तो इसके बाद मलारी चमोली जिले में स्थित है, और यह धौली घाटी के नीति घाटी में स्थित है। तो नीति घाटी में स्थित एक मारछा उपजाति का यह गाँव है। तो मारछा या भोटिया की उपजाति है, तो भोटिया की उपजाति है मारछा, और उनका गांव है यह मलारी जो कि चमोली जिले में स्थित है। तो यहाँ से 1956 में शिव प्रसाद डबराल द्वारा, यानी जिनको चारण भी कहा जाता है, तो उनके द्वारा यहाँ पर महापाषाणीय समाधानों की खोज की गई है। और इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि मलारी समाधान क्या है, पहाड़ी को काट कर बनाया गया है। यानी जो मलारी से समाधान प्राप्त होते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि पहाड़ी को काटकर यह समाधान बनाए गए हैं, और यहाँ पर जो समाधान है तो वह मंडलाकार गर्तों में है। जैसे कि शवों के चारों ओर जैसे शव रखा गया है और उसके चारों ओर
शिलाएं रखी गई हैं, अनगढ़ शिलाएं रखी गई हैं और ऊपर से उनको बृहद पटालों से ढका गया, ऊपर से बड़ा पत्थर रख के उनको बंद कर दिया गया यानी ढका है। और इसमें जो शवाधान हैं तो शवों के घुटने मोड़कर उनको औंधा लिटाया गया है। तो जो शव हैं तो उनके घुटने मोड़कर रखे गए हैं और उनको उल्टा लिटाया गया है। शवाधान के साथ अश्व, मेढ़ों के कंकाल यानी शवाधान हैं तो उनके साथ घोड़ों के कंकाल, मेढ़ों के कंकाल तथा सिर के समीप मृत का पात्र रखे गए हैं। और सिर के समीप कुछ पात्र रखे हुए हैं जिनमें तस्तरियाँ, टोंटी व हत्थे युक्त कुतुब रखे गए हैं, यानी जो खाने पीने की आम दैनिक जो चीज़ें होती हैं वह उनके साथ बर्तन रखे गए हैं जो मृत का पात्र है। और इसके साथ ही जो हत्थे युक्त कुतुब का है तो उसका एक हत्थे पर मोनाल का एक आकर्षक चित्र बना हुआ है। और इस आकर्षक जो ये कुतुब है तो इसको आगरा भेजा गया है। तो मलारी में उत्खनन की बात करें तो सर्वप्रथम मलारी में उत्खनन जो गढ़वाल विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग द्वारा या 1983 में करवाया गया पहला उत्खनन और दूसरा करवाया गया 2001 में। तो HNB जो हमारे गढ़वाल यूनिवर्सिटी है तो इसके जो इतिहास विभाग है तो उसके द्वारा पहला उत्खनन 1983 और दूसरा 2001 में। तो प्रथम सर्वेक्षण की बात करें जो 1983 में करवाए गए HNB के द्वारा, तो यहाँ पर शव के साथ आखेट हेतु लौह उपकरण प्राप्त होते हैं। एक पशु का हमें संपूर्ण कंकाल प्राप्त होता है और जिससे इतिहासकार जो विद्वान हैं तो वह संभवतः इसे हिमालय पशु या जुबू या जोबा मानते हैं। तो इसे हिमालय पशु से इसकी तुलना की जाती है। और इसके अलावा यहाँ पर कुत्ते, भेड़ व बकरियों की अस्थियाँ हमें प्राप्त होती हैं। इसके बाद जब द्वितीय सर्वेक्षण किया जाता है तो एक संपूर्ण मानव का कंकाल हमें प्राप्त होता है। जब यानी हमारा जो गढ़वाल यूनिवर्सिटी है 2001 में जब दोबारा से सर्वेक्षण किया जाता है तो हमें एक संपूर्ण मानव कंकाल, शव के ऊपर 5.2 किलो का एक स्वर्ण मुखौटा भी हमें प्राप्त होता है, यानी सोने का मुखौटा प्राप्त होता है 5.2 किलो का। और इसके साथ ही 10 मृतका पात्रों के साथ कांस्य कटोरा भी प्राप्त होता है। इसके अलावा हमें शवागार के साथ लोहित तथा कृष्ण उपयुक्त पात्र और लोहे के बाणाग्र और छुरियां प्राप्त होती हैं। संभवतः ये किसी पशु चारक जाति की ये शवाधान रहे होंगे। तो इससे इतिहासकार अनुमान लगाते हैं जब ये विभिन्न प्रकार की चीज़ें प्राप्त होती हैं, शवों को औंधा लिटा कर रखा गया है, उनके चारों ओर पत्थर लगाए गए हैं और ये जो खाने पीने की दैनिक उपयोग की चीज़ें हैं तो उनके मृतकों के साथ रखी गई हैं, साथ में पशु कंकाल प्राप्त होते हैं। तो संभवतः जो इतिहासकार हैं या विद्वान हैं तो वो कहते हैं कि ये जो समाधियां हैं तो ये किसी पशुचारक जाति की रही होंगी। तो यहाँ पर जो आर ग्रिशमैन हैं तो इनके द्वारा कहा गया है कि घुटने मोड़कर औंधा लिटाने तथा शव के साथ मृत का भांड रखने की जो प्रथा थी तो यह 2000 ईस्वी पूर्व सियाल के यानी ईरान, अफगान तथा मध्य एशिया आदि देशों में यह प्रथा मौजूद थी और जो हमें उत्तराखंड के क्षेत्र में भी देखने को मिलती है। तो इससे विभिन्न विद्वानों द्वारा शवाधानों की समानता की जाती है और कुछ कहते हैं कि ये स्वात घाटी के गंधार शवागार संस्कृति से इनकी समानता की जाती है। और टूसी हैं तो ये स्वात घाटी के दरद समुदाय से इनकी समानता करते हैं। डॉक्टर सांकलिया हैं तो ये आर्यों से इनकी समानता करते हैं और राहुल सांकृत्यायन इनको खसों से संबंधित मानते हैं कि जो ये शवाधान हमें प्राप्त होते हैं तो वह खसों के हैं। इसके बाद अगला जो हमारा पुरातत्विक महापाषाण साक्ष्यों का पुरातत्विक जो क्षेत्र है तो वह है नैला जलन गाँव। तो नैला जलन गाँव या अल्मोड़ा में स्थित है, अल्मोड़ा के पश्चिमी रामगंगा घाटी में स्थित है। इसकी खोज यशोधर मठपाल द्वारा यहाँ पर नैला जलन गाँव से महापाषाण शवाधान प्राप्त किए जाते हैं। पश्चिमी रामगंगा घाटी के लोग महापाषाणिक थे और आज से लगभग 2500 से 3500 ईस्वी पूर्व वहाँ रहते थे। ये कृषि एवं पशुपालन जीवी लोग सभी धातुओं से परिचित थे। तो यशोधर मठपाल द्वारा कहा गया है कि ये जो लोग पश्चिमी रामगंगा घाटी के आसपास रहते थे तो ये 2500 से 3500 ईस्वी पूर्व वहाँ रहते थे और ये लोग कृषि और पशुपालन जीवी लोग थे जो सभी धातुओं से परिचित थे, यानी ये सभी धातुओं के बारे में जानते थे। इसके बाद अगला गांव है हमारा सानड़ा बसेड़ी। तो सानड़ा बसेड़ी यह भी पश्चिमी रामगंगा घाटी में स्थित है। तो यहाँ पर भी गढ़वाल यूनिवर्सिटी द्वारा उत्खनन करवाया गया 1990-91 में तथा 1995-96 में। तो यहाँ पर हमें 2 प्रकार के शवाधान यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं, जिसमें हमारा प्रस्तर पेटी का समाधान है यानी सिस्ट ब्यूरियल। तो यहाँ से सानड़ा से 9 और बसेड़ी से 6 समाधान हमें प्राप्त होते हैं। तो जो प्रस्तर पेटी का समाधान है
तो इसमें सवादानों में शवों को पत्थर की एक पेटी बनाकर, यानी उनकी एक पेटी सी बनाई जाती है और उनको ज़मीन में दफनाया जाता, ऊपर से वृत्त पटालों से उनको ढक दिया जाता है। तो यानी इसमें जो पत्थरों की पेटी बनाकर उनको ज़मीन के अंदर गाड़ा जाता है। तो सानड़ा से शिष्ट समाधान प्रस्तर पेटिकाओं से ढका हुआ तथा समाधान किसी भी विधान के अनुसार नहीं है। जो यानी यहाँ समाधान पाए गए हैं तो वहाँ किसी विधान के अनुसार नहीं है, क्या यानी उनमें कर्म नहीं है, एक जैसे नहीं है। शिष्ट कक्षा के चारों ओर सुरक्षा भित्ति नहीं है, और शिष्ट कक्षा के चारों ओर क्या है, सुरक्षा भित्ति है। बसेड़ी में जो हमें समाधान प्राप्त होते हैं तो ये कुट्टिम पर प्रस्तर पेटिका बिछाई गई हैं और उनके ऊपर हमें मृदभांड देखने को मिलते हैं। तो बसेड़ी से जो समाधान प्राप्त होते हैं तो उनके ऊपर हमें मृदभांड भी देखने को मिलते हैं, यानी मिट्टी के जो बर्तन हैं तो वह भी हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद है घट समाधान। तो घट समाधान क्या होता है? घट समाधान में सबको कुछ समय खुला छोड़ दिया जाता है और मांस हटने के बाद, यानी जब पशु पक्षी उसे मांस को खा लेते हैं या कुछ समय बाद जब शरीर सड़ गल जाता है तो जब उसका मांस हट जाता है तो उसके जो अवशेष बचते हैं तो उसे घड़े में डाला जाता है और तब उसे दफनाया जाता है। तो बसेड़ी से में 48 से 56 सेमी व्यास के हस्तनिर्मित घड़े व मानव अवशेष और साथ में लौह उपकरण व कटोरे हमें प्राप्त होते हैं बसेड़ी गांव से। और जो घड़े हैं तो उन पर चटाई की छापें बनी हुई हैं और इसके अलावा उन पर तरंग चिन्ह भी बने हुए हैं। तो यानी विभिन्न प्रकार के जो चिन्ह बने हुए हैं और साथ में उन पर क्या है, चटाई की छापें भी बनी हुई हैं। सानड़ा बसेड़ी से जो सभागार हमें प्राप्त होते हैं तो यहाँ से चित्रित धूसर मृदभांड के समान धूसर एवं लोहित मृदभांड जिन पर काला रंग किया गया है तो ये हमें प्राप्त होते हैं। सब के समीप रखे मृदभांड जिसमें तस्त्रियाँ, कटोरी, घट, चषक, पेंदेयुक्त और पेंदे रहित कटोरे हमें प्राप्त होती हैं, यानी दैनिक उपकरण की चीज़ें प्राप्त होती हैं। साथ में हमें यहाँ से लौह उपकरण प्राप्त होते हैं जिसमें पीन, कील आदि हैं। और अधिकांश जो सभागार हैं तो उसमें अंदर अंत्योष्ट सामग्री में मानव अस्थि अवशेष भी पाए गए हैं। तो यानी जो अधिकांश सभागार हैं तो उसमें अंत्योष्ट सामग्री में मानव अस्थियां पाई गई हैं। और तो इससे जो इतिहासकार हैं या पुरातत्वविद हैं तो वह इनको लगभग 200 ईस्वी पूर्व के आसपास के समाधान बताते हैं। तो यानी जो इनकी तुलना है तो 200 ईस्वी के आसपास इनका जो टाइम पीरियड है, कालखंड है, तो 200 ईस्वी इस पूर्व के आसपास इनका कालखंड बताया जाता है। इसके अलावा अन्य जो समाधान के क्षेत्र हैं तो अल्मोड़ा के गणाई, लंगूड़ा, गागरी गोल तथा बगवाली पोखर आदि स्थानों से हमें समाधानों की प्राप्ति होती है। इसके बाद हमारा अगला स्थल है दीनापानी। तो अल्मोड़ा के दीनापानी नामक स्थान से एक प्रस्तर आवृत एकास्म शिला हमें प्राप्त होती हैं। यशोधर मठपाल व धर्मपाल के अनुसार यह महापाषाणीय संस्कृत से संबंधित है। लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो इतिहासकार है वह इन पर एक मत नहीं है। तो यानी जो ये हमारे समाधान प्राप्त होते हैं तो इनका अभी वैज्ञानिक परीक्षण होना शेष है तथा गहन परीक्षण होना इनका शेष है। तो यानी इनके बारे में अभी हमें जो हमारे पास जो साक्ष्य हैं तो उनकी कमी है और इनके बारे में हमें कोई भी ठीक से जानकारी प्राप्त नहीं होती है। जानकारी के अभाव में निश्चित ये सभी स्मारक हैं एक महापाषाणीय सभागार नहीं, यानी जो सभी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं तो ये महापाषाणीय सभागार नहीं है। वास्तव में इनका काल और संस्कृत एक ही प्रजाति से संबंधित नहीं प्रतीत होती हैं। और संभवतः ये जो संस्कृत है तो यह हमें खसों से संबंधित विभिन्न नामों से पुकारे जाने वाली जातियों से संबंधित प्रतीत होती है। और वस्तुतः यह 200 ईस्वी पूर्व में मध्य हिमालय में जो खस की अनेक जातियाँ यहाँ पर निवास करती थी और तो यह खसों का मुख्य केंद्र था। तो अधिकांश विद्वान इनको मानते हैं कि ये जो पशु चारक जाति से संबंधित हैं तो ये खस रहे होंगे, तो यानी खसों की प्रजाति रही होंगी या उस समय जो यहाँ पर खस थे और उनके अन्य जो शाखाएं थी जो उनके साथ निवास कर रहे थे तो लगभग ये किसी पशु चारक जाति के ये शवादान होंगे। इसके बाद हमारा अद्यतैतिक काल का अगला जो स्रोत है इसका नाम है चित्रित धूसर मृदभांड। तो चित्रित धूसर मृदभांड ताम्र निखात संस्कृत के बाद का काल है। राज्य में उत्तर अद्यतैतिक मानव भी चित्रित धूसर मृदभांड का यह प्रयोग करते थे और निम्न स्थानों से इस संस्कृत के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। यानी चित्रित धूसर जो मृदभांड होते हैं, मिट्टी के बर्तन होते हैं, तो वह हमें विभिन्न स्थानों से प्राप्त होते हैं जिसमें
पहला है थापली, यह अलकनंदा घाटी पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, श्रीनगर के पास यह स्थल स्थित है। इसके बाद हमारा अगला स्थल है पुरोला, और पुरोला या उत्तरकाशी में यमुना घाटी में स्थित है। नेक्स्ट है काशीपुर, यहाँ से हमें ठीकरे प्राप्त होते हैं, उधम सिंह नगर में यह स्थल स्थित है। उसके बाद है अल्मोड़ा, पश्चिमी रामगंगा घाटी में स्थित है। धनकल गांव या बग्वाली पोखर अल्मोड़ा में स्थित है। तो सबसे पहले थापली गांव की बात करें तो थापली पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, या अलकनंदा नदी के तट पर रानीहाट से 3 किलोमीटर दूर यह स्थित है। और यहाँ पर हमारा जो गढ़वाल यूनिवर्सिटी है तो उसके द्वारा 1979 में 1979 में यहाँ पर उत्खनन करवाए गए, जिसमें यहाँ पर तस्तरियाँ, कटोरे, लघु जार आदि के चित्रित दूषण मृदभांड हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो मृदभांडों पर साथ में चित्र भी बनाए गए हैं, और इन चित्रांकन की विकसित अवस्था का यहाँ पर प्रमाण होता है, यानी चित्रों की यहाँ पर विकसित अवस्था हमें दिखाई देती है। ये क्षैतिज एवं अनुलंब रेखाएं इन पर बनाई गई हैं। तो विभिन्न प्रकार के यहाँ पर चित्रांकन किए गए हैं जो हमें मृदभांड प्राप्त होते हैं, जिसमें सूर्य प्रतीक है, बिंदु व सिग्मा है, सकेंद्र वृत्त है, तरंग है, सर्पिल नमूने, तो यानी विभिन्न प्रकार की चीज़ें उन पर बनी हुई हैं। तो थापले से प्राप्त मृदभांडों के अलावा हमें कुछ अन्य चीज़ें भी प्राप्त होती हैं, जिसमें टेरिकोटा के मनके, चित्रित पक्षी हैं, गाय, बैल व अश्व के आदि के पालतू पशुओं के दांत व अस्थि अवशेष भी साथ में हमें यहाँ से थापले से प्राप्त होते हैं। साथ में ताम्र के कड़े, सालकाएँ, नख कर्तनी, और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ से लोहे के अवशेष हमें प्राप्त नहीं होते हैं। तो यानी लोहे की अनुपस्थिति यहाँ पर विशेष रूप से उल्लेखनीय है, यानी लोहे की कोई भी चीज़ हमें यहाँ से प्राप्त नहीं होती है। अगला स्थल है हमारा प्रोला, जो कि उत्तरकाशी में है, और यह कमल नदी के बाएं तट पर यह स्थित है, जहाँ पर उत्खनन किया गया है। जो चित्रित दूसर मृदभांड है तो यहाँ पर तस्तरियाँ और कटोरियाँ हमें प्राप्त होती हैं। साथ में थापली की तरह जो काले रंग हैं तो उससे यहाँ पर चित्रांकन किया गया, यानी चित्र बनाए गए हैं। और यहाँ से हमें जो मुख्य अवशेष प्राप्त होते हैं तो उसमें लोहित एवं कृष्ण लेपित भांड हैं, साधारण दूषित एवं लोहित भांड, टेरिकोटा सिंह है, वृषभ, शंकु, चक्र, चकती आदि, घटाकार मनका, हॉपस्कॉच, पालतू अश्व के दांत हैं, और अस्थि अवशेष हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो प्रोला से चित्रित जो दूषण मृदभांड हैं तो इनके साथ धातु उपकरणों का हमें अभाव दिखाई देता है। मृदभांड तो हमें प्राप्त होते हैं, लेकिन जो धातु उपकरण हैं तो वह हमें यहाँ से नहीं दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो काशीपुर है तो काशीपुर से हमें कुछ ठीकरे प्राप्त होते हैं। तनकल गांव था, रामगंगा घाटी से भी शवागार चित्रित दूषण मृदभांड हमें प्राप्त होते हैं, यानी शवागारों के साथ हमने देखा था कि यहाँ से चित्रित दूषण मृदभांड भी हमें प्राप्त होते हैं। तो बीबी लाल ने जो इतिहासकार हैं तो उनके द्वारा जो चित्रित दूषण मृदभांड हमें प्राप्त होते हैं तो इनको महाभारत कालीन आर्यों से जोड़ा है। तो यानी उन्होंने कहा है ये चित्रित दूषण जो मृदभांड है तो यह महाभारत कालीन आर्यों के हैं, जबकि पुरातत्वविदों द्वारा इनको पेंटेड ग्रेववेयर का काल उत्तराखंड में जो प्रथम सहस्त्र शताब्दी है, यानी ईस्वी पूर्व 1100 ईस्वी के आसपास का रखा है। तो बीबी लाल ने इनको महाभारत कालीन आर्यों से जोड़ा है, लेकिन जो पुरातत्वविद हैं तो उनके द्वारा लगभग इनको 1100 ईस्वी के आसपास रखा गया है कि इसके आसपास इन लोगों के यहाँ पर क्या है, ये मृदभांड हमें प्राप्त होते हैं। इसके बाद आद्यैतिहासिक काल का जो अंतिम साक्ष्य है, पुरातात्विक साक्ष्य है, तो वह है नगरीकरण, यानी इस कालखंड में विभिन्न प्रकार के नगरों की हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो आद्यैतिहासिक काल के मध्य में हिमालय में नगरीकरण के पुरातात्विक व साहित्यिक दोनों प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। तो अलकनंदा घाटी में आद्यैतिहासिक जो नगर विद्यमान है वह प्रमुख है। तो इसमें है गोविशाण, दूसरा है गंगाद्वार, कनखल, शत्रुघ्न या शत्रुघ्न, कालकोट या कालसी। तो ये विभिन्न नगरों की जानकारी हमें आद्यैतिहासिक काल में होती है। और उत्तराखंड में आद्यैतिहासिक काल में मानव बस्ती नहीं अपितु व्यापारिक नगरों का भी हमें अस्तित्व देखने को मिलता है। तो ये विभिन्न प्रकार के विभिन्न जो हमारे ये नगर हैं तो ये मानव बस्तियाँ, छोटी बस्तियाँ नहीं यहाँ पर, तो ये व्यापारिक नगर थे। तो आद्यैतिहासिक काल में नगरों का अस्तित्व भी ऐतिहासिक काल की तरह बना रहता है। तो वास्तव में जब प्रथम हम देवभूमि के रूप में हिमवंत की प्राचीनता और द्वितीय समृद्ध ऊपरी गंगा घाटी से उसकी सन्निकटता देखते हैं तो यहाँ पर नगरों का विकास अवश्य भावी हो जाता है। तो इन दोनों प्रमुख कारणों ने आद्यैतिहासिक काल में इस भूभाग में नगर बस्तियों को जन्म दिया। यानी यहाँ पर एक तो हिमवंत की प्राचीनता, यानी हमारे जो
उत्तराखंड है तो यह देवभूमि के रूप में विशेष रूप से प्रसिद्ध है और प्राचीन काल से इसे देवताओं का वास माना जाता है, पुण्य भूमि माना जाता है। तो पहले से ही लोग यहाँ पर आते रहते हैं और साथ में यहाँ पर जो गंगा घाटी से इसके सन्निकटता है तो उसके कारण यहाँ पर हमें बड़े नगर, यहाँ पर व्यापारिक नगर हमें देखने को प्राप्त होते हैं। तो ये था हमारा आज का अध्यात्मक काल के पुरातत्व प्रमाण। बाकी हमारे जो नेक्स्ट वीडियो होगी तो उसमें जो अध्यात्मक काल के साहित्यिक प्रमाण प्राप्त होते हैं तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप बने रहे चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।